नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। आपको बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आज बड़ा इंटरव्यू दिया है, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगातार जमकर निशाना साधा है और विपक्ष का काम किस तरह से हो रहा है इस पर आरोप लगाए गए हैं। भागने का काम विपक्ष कर रहा है और चुनाव का काला धन रोकना हमारा यहाँ पर लक्ष्य है और पहले की सरकारें परिवार के लिए यहाँ पर काम करती थी। इस तरह से बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। 2047 का मील पत्थर रखने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। कांग्रेस सनातन के खिलाफ क्यों है, ये बड़ा सवाल उन्होंने रख दिया है। 63% यहाँ पर आरोप जो है वो विपक्ष पर लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए 10 साल में 2200 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। युवाओं को रोजगार मिले इसलिए काम लगातार जारी रखा गया है। ईमानदार को ईडी की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर किस बात का डर है, ये भी बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने रखी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे का पता चला है, इस तरह से बड़ी बातें कही गई। और राम मंदिर एक हथियार था जिसे अब खत्म कर दिया गया है। वोट बैंक के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। कांग्रेस डराती थी राम मंदिर को लेकर, लेकिन अब ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और साथ में आप देखिए नफरत की नहीं होगी यहाँ पर राजनीति, इस तरह से बड़ी बात कही गई है। और उसके साथ साथ आप देखिए ऑफ द बाय द फॉर द फैमिली यहाँ पर कांग्रेस जो है वो करती थी इस पर काम, लेकिन अब बीजेपी इस पर काम नहीं करती है। बीजेपी सरकार में अगर आई है तो आम जनता के लिए काम करती है। इस तरह से बड़ी बातें कही गई, लेकिन उस बीच में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आप देखिए 10 सालों में किस तरह से पैसा जो है वो बरामद किया गया है। चुनाव को लेकर, लोकतंत्र को लेकर भी बात की गई और लोकोत्सव इसे मनाएं, क्योंकि अपने घर से बाहर निकले, चुनावों में मतदान का प्रयोग करें और अपने मत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की राजनीतिक जो है वो परिवार तक सीमित है और चुनाव से पहले 100 दिन का प्लान फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब आप देखिए ईडी के 97% जो केस है वो गैर राजनीतिक लोगों के खिलाफ हैं, तो फिर डरने की जरूरत क्या है? अगर ईमानदार व्यक्ति है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डरने की। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ किस तरह से 2019 में पहले 100 दिन में काम जिस तरह से किया था, वही वाला एक लक्ष्य लेकर 2024 में उतरे हैं। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त कांग्रेस पार्टी से तेजा सिंह हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ है, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार और आप देखिए कि किस तरह से सोहेल काजमी जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो तेजा जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, सीधा सीधा वार उन्होंने कांग्रेस पर कर दिया है। देखिए जी, जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का ताल्लुक है, प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता था कि आज 10 साल इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। पहली बात तो ये रही कि वो हमेशा इंटरव्यू देने से कतराते रहे। आज भी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो इंटरव्यू भी बड़ा मतलब स्टाइलिश था। उनकी मजाज के मुताबिक क्वेश्चन एयर तैयार किया गया था। जो भी क्वेश्चन एयर उनके सामने रखे गए, जो क्वेश्चन उन्होंने उसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर बात की और उनकी बॉडी लैंग्वेज से और बार बार ये कहना कि मैंने किया और उन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान कहीं नहीं है, जो कुछ है मोदी है और जो कुछ हो रहा है वो मोदी जी ही कर रहे हैं। 370 को लेकर गिनाया गया, क्या वो झूठ था? 3 तलाक का मुद्दा गिनाया गया, क्या वो झूठ था? राम मंदिर का मुद्दा गिनाया गया, वो झूठ था? यूसीसी को लेकर बात की गई, वो झूठ था? 2200 करोड़ रुपए वापस लाए गए हैं, वो झूठ था? देखें, पहली बात तो ये है, जहां तक 3 तलाक का मसला है और ये और मंदिर का मसला है, मंदिर का मसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। कई बरसों से ये लीगल प्रक्रिया चल रही थी। मैं पूछ रही हूँ कि जो मुद्दे मैंने गिनाए हैं क्या वो झूठ थे जिस पर बात हो रही थी? आप कह रहे हैं कि प्री प्लान था पूरा इंटरव्यू। देखो जी, पहली बात ये है कि जब से इस पार्टी की बुनियाद पड़ी है, इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम 370 दफा तोड़ेंगे और इन्होंने एक हिसाब से वो तोड़ दिया। कांग्रेस ने क्यों नहीं तोड़ा? उसके बरक्स कांग्रेस ने क्यों नहीं तोड़ा?
कांग्रेस चुनावी मुद्दा था। मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने जो ये 370 का जो दफा था वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया राजेंद्र था, जी। उसके तहत जिस वक्त राजेंद्र जी जवाब दीजिए। जिस वक्त हमारा अलाक हुआ था, हमारे अलाक में कुछ कंसेशनें जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई थी। उनका प्रोटेक्शन करना हर इलेक्टेड गवर्नमेंट का फर्ज बनता था। जवाब दीजिए राजेंद्र जी। आशा जी नमस्कार। आज जैसे आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा इंटरव्यू एएनआई को दिया। उन्होंने अपना और अपनी सरकार का पूरा विजन जो है वो इस देश के सामने रखा है। मैं कहूँगा कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं और ये पहली सरकार है जो आने वाले 25 सालों की बात करती है कि जब हिंदुस्तान 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाएगा तब का हिंदुस्तान जो है क्या होना चाहिए। नहीं तो जो पहले की सरकारें थी 5 साल का बात करती थी, 5 साल के बाद भी वो देखती थी हमें वोट कैसे मिलेगा, हम दोबारा कैसे सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह क्या रही है नहीं। कि ये पूरी तरह से प्री प्लान था इंटरव्यू, जो कहना चाहते थे बस वही बातों को सामने रखा गया, सवाल दिए गए थे, सीधा सीधा आरोप लगा। जी जी आवाज आ रही राजेंद्र जी? जी जी बोलिए। कह रहे प्री प्लान इंटरव्यू था, क्वेश्चंस लिख के दिए गए थे। तेजा सिंह जी कह रहे मैं तो कहूंगा अब आशा जी आप इंटरव्यू ले रही हैं तो क्या कोई आदमी कहेगा कि राजेंद्र गुप्ता जी से जो सवाल पूछे गए वो प्री प्लान थे। मैं कह रहा हूं कि अरे उसी बात को तो क्लियर कर रही हूं ना यहाँ पर, उसी बात को क्लियर कर रही हूं कि आखिर जब अपनी नाकामियां सामने आ रही हैं तो फिर मीडिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सोहेल जी देखिए ये संभाविक होता है जब आप सत्ता के वर्कर है ना, पावर कॉरिडोर्स में होते हैं, राजेंद्र होता है। अब ये ठीक है राजेंद्र जी। आवाज आ रही है आशा जी? हाँ सोहेल जी। आशा जी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए जब आप पावर कॉरिडोर्स में होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो गवर्नमेंट का वर्जन होता है उसको हमेशा कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे जनता दल की थी, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की, स्वाभाविक तौर पे गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है, जो ऑफिशियल वर्जन होता है सरकार का, वो हमेशा हाईलाइट किया जाता है। और हिंदुस्तान और सारे मुल्क जो है किसी कानून के तहत गवर्न किए जाते हैं। तो वो ये हर चीज को आप जोड़ देना कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, मैं समझता हूँ उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मौकफ होता है। यहाँ प्रियंका जी आएंगी, यहाँ कल अमित शाह साहब आएंगे, परसों कोई और पार्टी का लीडर आएगा। हिंदुस्तान में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कैंपेन कर सकता है और कैंपेन के तहत वो अपना जो मैनिफेस्टो है, जो रोड मैप है आगे का, पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या सपने साकार करना चाहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए और पार्लियामेंट में क्या क्या मुद्दे लेके जाएगा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का है। देखिए जहां तक आपने आशा शर्मा जी शुरू में ही बोला कि आर्टिकल 370 मैनिफेस्टो में था भारतीय जनता पार्टी के, और मैं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और भारत का निवासी होने के तहत आपसे कहता हूं, मैं हमेशा अपोज करता था आर्टिकल 370 को। आज से नहीं करता था, 90s से करता था कि ये भाई एक खोखला आर्टिकल है, ये एक बेबुनियादी आर्टिकल है जो 62-64 से इरोड होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव सरकारें ने, जो भी यहाँ सरकारें रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी की थी, कोई उन्होंने इरोड करने में कोई कसर नहीं है कि 370 को बेचने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना रही है बीजेपी पार्टी। लेकिन आज पीएम कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था और वोट बैंक बटोरने के लिए इसे एज इट इज रखा गया था। अगर करना चाहते तो कांग्रेस पार्टी भी इस पर काम कर सकती थी, लेकिन नहीं किया अपने टाइम पर। बिल्कुल परमानेंट कर देते। देखिए जम्मू कश्मीर के लोग सरप्रिय हैं आशा जी, 1 करोड़ 40 लाख लोग सफर रहे, एक जनरेशन जम्मू कश्मीर ने खो दी। हम अलगाववाद और पाकिस्तान को देख के हमेशा जम्मू कश्मीर को गवर्न करते रहेंगे, ये कोई बात नहीं है। हम 2 टायर डिप्लोमेसी पे पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमेशा दूसरे मुल्कों के साथ 2 टायर डिप्लोमेसी पे जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे। ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं था। पॉलिसी मैटर ये है कि गन और बातचीत पीछे नहीं चलेगी। जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे, आम आवाम जो कर दी गई है। सोहेल जी, तेजा जी, इस पर जवाब दीजिए जरा। डिप्लोमेसी को लेकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन टेररिज्म को लेकर तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं आया है। टैक्स टेररिज्म को लेकर वो बात कर रहे हैं। देखें जी, जहां तक हमारी प्रेजेंट हुकूमत का ताल्लुक है, ये तो कहते हैं कि टेररिज्म टोटल खत्म हो गया है। अगर इनके कहने के मुताबिक सब कुछ ठीक हो गया, टेररिज्म खत्म हो गया है, तो फिर उस टेररिज्म पर क्या बात करनी है।
वो तो सबको पता है। इस वक्त भी टारगेट किलिंग होती है। पिछले एक हफ्ता पहले एक गैर रियासती बंदे को मारा गया। तो लेकिन गवर्नमेंट का वर्जन ये है कि मिलिटेंसी टोटल खत्म हो गई है। कोई भी हुकूमत जब से मुल्क आजाद हुआ है, जो भी हुकूमत आई है उसने देश की भलाई के लिए हर काम किया है और काम करना उनका फर्ज है। जहां तक जी, जम्मू कश्मीर से आप भी ताल्लुक रखते हैं, बेफिक्र होकर बताइए। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। ये बताइए कि जिस तरह से पहले यहाँ पर आतंकी गतिविधियां हुआ करती थी, पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती, क्या आज वो पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं? क्या उस तरीके से मिलिटेंसी आपको देखने को मिल रही है जिस तरह से बसेस को निशाना बनाया जाता था? क्या ऐसा कुछ हुआ है? देखें मैडम जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर 70 साल से कश्मीर चल रही थी और पिछले चंद 10-20 सालों से मिलिटेंसी का अरूज हुआ, मैं ये बात मानता हूं। मिलिटेंसी आई और उस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने भी जितना मुमकिन हो सका उन्होंने काम किया। लेकिन क्या काम किया? बाज़ाब्ता लोगों के खिलाफ 1987 की रिगिंग को लेकर सवाल उठे आपके अलायंस पार्टनर्स पर। चल रहे हैं तेजा जी, आपके अलायंस पार्टनर्स पर रिगिंग को लेकर सवाल उठे, आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी भी अलायंस में रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और जिसके बाद अलगाववाद और आतंकवाद लगातार कश्मीर घाटी के अंदर पनपता रहा। उस वक्त काम क्यों नहीं किया गया? आज लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग खुद सत्ता में थे उस वक्त सुधार लाने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे पूरी कोशिश की और काफी हद तक हम उसमें कामयाब हुए, लेकिन पसपर्दा हमारा हमसाया मुल्क उनको उकसा रहा था, उनको हथियार दे रहा था, उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बावजूद उसके बावजूद दी है, यहाँ तक कि मिनिस्टर उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बात होनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बात होनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप प्रूफ मांगते हैं कि उरी में एयर स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है, बालाकोट में स्ट्राइक हुई है कि नहीं है, सबूत दे दीजिए। ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। हमें अपने मुल्क की सेनाओं पर फख्र है और हमारी सेनाओं ने हिंदुस्तान की अजमत के लिए बहुत अच्छे कारनामे किए हैं और दुनिया में मशहूर है हिंदुस्तान की फौज। हम अपने फौज के कर्तव्य को सरनम करते हैं। वो तो करना पड़ेगा और सबको करना चाहिए, बिल्कुल सबको करना चाहिए। राजेंद्र जी। आशा जी, मैं कहूंगा कि आज के 1 घंटे के जो हमारा इंटरव्यू है प्रधानमंत्री जी का, मैं कहूंगा कि उन्होंने देश से हट के कोई बात करी। देश के 25 साल का विजन बताया कि 100 साल की जब आजादी के बाद देश कहां पहुंच जाएगा। हमारे सिंह साहब बात कर रहे हैं कि 1987 में रिगिंग हुई, तब ये पार्टनर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इन्होंने रिगिंग को रोकने के बारे में क्या किया? 1987 के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैली, इस कांग्रेस ने क्या किया? 25 साल नंगा नाच जो है मिलिटेंसी का जम्मू कश्मीर में किया गया। हजारों की तादाद में हमारे नौजवान बच्चे। ब्रेक के लिए चलिए तो अब बात कर लेते हैं विपक्ष की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, इस पर खुलकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ईडी को लेकर किस तरह से पीएम ने अपनी बात को रखा है। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ किया नहीं है तो फिर डर नहीं होना चाहिए, और 97% जो केसेस हैं वो गैर राजनीतिक लोगों के ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं। एक बात। दूसरा कि संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, इस पर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी फैसला नहीं होगा जिस पर देश की जनता को डरना पड़े। सीधा आऊंगी मैं आपके पास, तेजा सिंह जी। देखें जी, जहाँ तक मोदी साहब की इस आश्वासन का सवाल है तो ये बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि गैर सियासी लोगों पर जो ईडी के केसेस हो रहे हैं, हैरानगी की बात है जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं उन सब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। यहां तक कि जिन जिन लोगों पर ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई से तंग आकर उन लोगों को करोड़ों रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो बीजेपी को देने पड़े, और वो लोग जो 48 घंटे पहले इनके राडार पर थे और ये कहते थे कि वो बहुत करप्ट हैं और लथपथ हैं करप्शन में, और 48 घंटे के बाद अंदर अंदर ही अजीत पवार जैसे बंदे को उन्होंने रात के अंधेरे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उन बीजेपी में आते ही लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सारे गुनाह जो थे वो माफ हो गए। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ही तो पता चला है चंदे का। हाँ बिल्कुल आया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चला कि मोदी सरकार को बीजेपी की तो बीजेपी को आए हुए तो सिर्फ 10 साल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी तो पिछले 75 सालों से, 70 सालों से। 70 साल के बावजूद भी आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना रुपया बीजेपी के पास गया है और किस तरीके से गया है। कुछ लोगों को जबरदस्ती उनसे पैसा अट्रैक्ट किया गया है, यहां तक कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका अपनी इनकम जो है, जो उनका प्रॉफिट है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनको करोड़ों रुपए चंदा देना पड़ा। करोड़ों रुपए चंदा देना पड़ा। मैं कहूंगा कि दो बातें आपने पूछी। एक, ईडी पे प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया कि 3% पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उसमें पकड़े गए हैं, जहां उस पे शिकंजा कसा गया है। 97% जो लोग हैं नॉन पॉलिटिकल हैं। राजेंद्र जी, तेजा सिंह जी की बात का जवाब दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ। 100% अपने खाते में डालते हैं तो हम क्या कर सके। दूसरी बात आ जाती है जो बांड की बात है। मैं कहूंगा ये बांड एक कानून के तहत आया, उसके तहत पैसे, मैं कह रहा हूँ उसके पहले क्या सिस्टम था हिंदुस्तान में पैसे लेने का, पॉलिटिकल पार्टियां कैसे कांग्रेस चलती थी, उसका हिसाब दे। अगर जो अपना बांड मिले हैं, जितने बांड बीजेपी को मिले हैं, जिसके 303 MP हैं, 15 के लगभग स्टेटों में सरकारें हैं, उससे 3 गुना ज्यादा इन अपोजिशन सोहेल जी, आज पीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि वोट बैंक के चलते विपक्ष ने राम मंदिर की तरफ से जो न्योता दिया गया था उसे ठुकरा दिया। अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। कांग्रेस टू टायर डिप्लोमेसी पे विद इन एंड विदाउट आउटसाइड टू टायर डिप्लोमेसी पे हमेशा बात करती थी। आज भारत की टू टायर डिप्लोमेसी जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी जो है, पूरे वर्ल्ड में एक्नॉलेज की जाती है। उसी की बदौलत जो है, जो इज्जत है आज भारत की पूरी दुनिया में, वो उभरती जा रही है, कोई माने या ना माने। आज भारत वही है जो टू टायर डिप्लोमेसी में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में खड़ा है और ह्यूमन एंगल को उभारता रहता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन जो सच्चाई की बातें वो डिस्कस करता हूं। अब मैनिफेस्टो की बात जहां तक है, अगर रामलला का मंदिर बना है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट आया है, तो वी शुड मैं एज ए मुस्लिम भी उसको वेलकम करता हूं। अरे 1528 में मामला चला था और 2024 में आकर वो आप देखिए किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होती है। तो उससे पहले कांग्रेस थी, क्यों नहीं किया तेजा सिंह जी? कोर्ट में केस चल रहा था, आज तो वो तो अभी भी चल रहा था। आज भी बीजेपी ने नहीं किया, आज भी अरे वो तो अभी भी तो चल रहा था। आज भी कोर्ट के फैसले के बाद राम लल्ला का ये जो मंदिर है ये वहां बना। अगर आज भी कोर्ट इसका फैसला नहीं देती, कई और साल लग जाते, क्योंकि हुकूमत के पास कोई और जरिया नहीं था। उच्चतम न्यायालय में सदियों से ये केस चल रहा था और उसके फैसले का इंतजार था। मछली, अब ये इनकी एक मिनट तेजा सिंह, इनकी खुशकिस्मती है कि मटन खाकर क्या साबित कर रहे थे, मछली खाकर क्या साबित कर रहे थे? जिस तरह से पीएम भी कह रहे हैं कि एक वोट बैंक बटोरने की कोशिश हो रही है, इसी से आप लुभाने की कोशिश हो रही है। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क के प्रधानमंत्री साहब कितने छोटे लेवल की बात करते हैं। हिंदुस्तान में डिफरेंट तबके हैं, डिफरेंट लोग हैं, एक ही फिरके में भी हजारों किस्म की सोच वाले लोग हैं। जी, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। अरे एक सवाल का जवाब नहीं हुआ है तेजा सिंह जी। मुल्क के प्रधानमंत्री को, तेजा सिंह जी, ये जवाब नहीं हुआ। कोई डिवाइड करना चाहिए कि वो खा गए, कोई मच्छी खा गया, कोई मीट खा गया। ये लोगों की पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात है। लेकिन वीडियो को इस तरह से पोस्ट करना किस तरह से, ये कौन सा सवाल था? उससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि पीएम ने इस तरह से कह दिया। प्रधानमंत्री लेवल के बंदे को उस चीज को और एक्सप्लॉइट करके लोगों में नफरत ही फैलाई जाएगी। मतलब आप लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई बोल नहीं सकता ऐसा? राजेंद्र जी जवाब दीजिए जरा। मैं कह रहा हूं, सिंह साहब कह रहे हैं कि सदियों से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, अभी हल हो गया। आप 60 साल उसमें रहे, सरकार में रहे, 1528 से राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं आपने खत्म कर दिया? कितने साल हो गए? वो हमने थोड़ी करना था, वो फैसला तो कोर्ट में था। दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी मटन खाएं, कुछ और खाएं, किसी को कोई एतराज नहीं है। वो सावन के महीने में मटन की वीडियो डालते हैं, वो गलत है।
तेजस्वी यादव जी नवरात्रों में मछली की वीडियो डालते हैं, सोहेल वो जी, गलत है। ठीक वो है। अपने घर में बैठ के मछली खाएं, मीट खाएं, किसी को जी। एतराज हाँ, नहीं ठीक है। है, ठीक है। यहाँ की 80% जो हिंदू पॉपुलेशन है, हमने उसको चुनाव उसके आयोग में सेंटिमेंट भी को हर्ट करने वाली सुझाव बात है। किए हैं। जी, मुझसे सोहेल पूछ रही जी, हैं? जी, जी, उन्होंने आशा कहा शर्मा जी, देखिए, हाँ। इलेक्शन ईयर है, 10 साल बाद हर कंट्री में इनकम्बेंसी फैक्टर आता है। अभी तो रिजल्ट नहीं आया, वोट नहीं पड़े। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना काम करने दीजिए और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मौकफ लेके लोगों के पास जा रही है। इनकम्बेंसी होनी चाहिए 10 साल के बाद। संभावित तौर पे एक शक्ल, एक सरकार देख के आप दुखी हो जाते, लेकिन जो काम अच्छे हुए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उभारना चाहिए। और ये जो 22 कंट्रीज मुस्लिम में ट्रिपल तलाक का प्रचलन नहीं था, खासकर पाकिस्तान जैसे अनडेमोक्रेटिकल कंट्री में ट्रिपल तलाक एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हम तो स्वागत करते थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो बिल लाया और ट्रिपल तलाक से क्यों हमें नहीं किया मुसीबत से कांग्रेस जान ने अपने छोड़ी। टाइम पर? छोटी हमारी तेजा सिंह बहनों जी, की, जवाब माताओं दीजिए की जल्दी जो एक जल्दी लॉन्ग से। पेंडिंग डिमांड थी, उसके यूसीसी अलावा को लेकर काम क्यों आर्टिकल नहीं किया? 370 उनका ट्रिपल मैनिफेस्टो तलाक था। को लेकर क्यों नहीं किया? देखो, आप भी तो कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, हम सीए एनआरसी की बात कीजिए आप। हाँ। सीए आशा जी सीए एनआरसी जो बताइए बिल जरा। है 85 में एनआरसी को लेकर जो भी हो आज सकता आरिफ था खान काम, सीए को लेकर भी हो आरिफ सकता खान था। आज गवर्नर है किसी स्टेट के, वो इसी मुद्दे पे रिजाइन दिया उन्होंने। 2011 जवाब में दीजिए मनमोहन तेजा सिंह सिंह। लेड सरकार में यूपी जहां- में जहां ये बिल तक- पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है सोहेल जी, जहां जवाब तक दीजिए जरा मुख्तलिफ तेजा सिंह जी। कानूनों का ताल्लुक है, जो कानून पास होते हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी हुकूमत है, इधर पार्लियामेंट में वक्तन फवक्तन नए बिल आते हैं, नए बिल पास होते हैं, और इसी तरह ये 2 बिल जो पास 10 साल हुए में हैं, 2200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, पीएम कह रहे हैं। और अगर और 10 साल आ गए तो फिर समझिए कितना पैसा बरामद होगा। देखें जी, वो उनको अगर वो 22 करोड़ कहते हैं अब जमा हो गया है, और मेरे कहने के मुताबिक कल वो पैसा कहाँ है, किधर रखा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। राजेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अपने 10 साल की कारगर पर आज कोई जवाब नहीं दिया कि मैंने 10 साल में क्या किया। लेकिन सरकार तो गिनाती है 25 करोड़ लोगों को यहाँ पर गरीबी रेखा से बाहर लाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे दिया, जल नल दे दिया है, नौकरियों को लेकर बात हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैटिक देखो, जवाब दीजिए राजेंद्र जी। पहुंच गया है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, मैं कहूंगा- बेरोजगारी कहाँ है। मैं कहूंगा बाकी ये सिर्फ अनाज देते को रहना, विकास 5 किलो नहीं अनाज दिखता। लोगों को इस भीख के तौर पर हिंदुस्तान में देकर 4 ये कहना कि ये हमने करोड़ बहुत कुछ किया है, ये कोई बड़ी 1 लाख achievement नहीं। रुपया 12 एक करोड़ महिला को, गरीब परिवार को देना पहले क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? 80 करोड़ लोगों को सवाल 5 है? किलो राशन हर तेजा महीने सिंह जी? मुफ्त मिल जाना, 5 लाख 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं दिया पहले? निःशुल्क सेवाएं पहले क्यों नहीं दी? नहीं दिखता। सोहेल ये जी। हाईवे, ये अपने सोहेल जी। BMC, ये चीज सबको नहीं देखिए दिखता। अच्छा तो जी, मैं क्या ठीक है, कहूँ? राजेंद्र फॉर जी। द सेक ऑफ अपोजिशन करना, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करना गुप्ता जी, वो अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन ये है कि आप जरा गौर से देखिए कि जो काम अच्छे हुए हैं, जिनको आप गिनवा सकती हैं, वो गिनिए। और मैंने कब कहा कि कांग्रेस के वक्त में अच्छे काम नहीं हुए? कांग्रेस के वक्त में भी अच्छे काम हुए, लेकिन जितना अनटायरिंग प्राइम मिनिस्टर 10 सालों में काम कर गया, हिंदुस्तान की छवि को लेके, इकोनॉमिकल स्टैटिक्स को लेके, जो एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी को लेके, इंडिया की इमेज को ठीक है। लेके, वो रिमार्केबली पूरी दुनिया बहुत acknowledge बहुत कर रही है। धन्यवाद तो सोहेल मेरे जी, और तेजा कांग्रेस सिंह जी के आपका भी नायक- धन्यवाद, राजेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि पीएम मोदी का जो एक इंटरव्यू हुआ उसमें किस तरह से अब विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन 2047 का लक्ष्य लेकर पीएम चल रहे हैं और उन्होंने अपनी कई बड़ी बातें सामने रखी हैं। अब देखना ही होगा कि लोकसभा चुनावों को जब यहाँ पर देखा जाता है कि समीकरण किस तरह से बनता है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि 400 पार का नारा दिया गया है, किस तरह से वो रहेगा, समीकरण क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।